हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज का जो लेसन का नाम है वो है शिक्षण की नवीन विधाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो शिक्षण की नवीन विधाएं हैं वो है क्या। ठीक है, तो शिक्षण जो है वो एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और जिस पर प्रत्येक देश के शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों एवं संस्कृति पर प्रभाव डालता है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली के कारण भारत में जनता की इच्छा की वरीयता देते हुए उसका सम्मान किया जाता है, और इस प्रकार के शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया जो जितने भी उनके मतलब कि हमने जो संप्रेषण पढ़े थे, ठीक है, वो उनके अंतःक्रिया चलती रहती है। और शिक्षा का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना है। वह बालक को शिक्षण के द्वारा सिखाता है, और शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों को सूचना देता है। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है, और अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्व अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। ठीक है, अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं या उपागम मेथड उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। और शिक्षक यह चाहता है कि क्लास का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठा सके। तो ये तो आपने कुछ इसकी अवधारणा जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि जो शिक्षण, जो आपका टीचिंग न्यू मेथड्स या शिक्षण की जो नवीन विधाएं हैं, वो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, प्रशिक्षुओं को शिक्षण की नवीन विधाओं की जानकारी देना, बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारियों से अवगत कराना, गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना, प्रशिक्षुओं को भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, रुचिपूर्ण शिक्षा के द्वारा खेल के लिए बच्चों को पढ़ाने की विधाओं से अवगत कराना, और उपचारात्मक बहुकक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन के बारे में बताना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके उद्देश्य है। अब देखिए महत्वपूर्ण शिक्षण के बिंदु, जो बाल केंद्रित शिक्षण का उपागम का अर्थ, ठीक है, और क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण या आनंदमय शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। तो ये आपके 7 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, जिसको आप सभी को याद करना होगा। ये क्या है, नवीन विधाएं हैं। ठीक है, नवीन विधि है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षण की नवीन जो विधियां है वो कितनी है। तो 7 है। कौन कौन सी है, तो पहला तो है बाल केंद्रित शिक्षण का उपागम का अर्थ, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण क्या है, सहभागी शिक्षण क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, और बहुस्तरीय शिक्षण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम देख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ, जो आपकी ये नई विधा है, नवीन विधा है, इसके बारे में कुछ तो पॉइंट्स याद करने होंगे, तभी तो एग्जाम में आएगा, तो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र जो हो वो क्या होता है, बिंदु बालक होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ बताइए, तो फ्रेंड्स ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि बाल केंद्रित शिक्षण अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र बालक हो
यानी मुख्य जो केंद्र आधारित हो वो बालक होता है, और बालक की रुचियां, ठीक है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बालक व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ उनसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। इस शिक्षण उपागम में बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उस साधन के साथ संतोष प्राप्त होने तक कार्य कर सकता है, और इसके द्वारा वह मानसिक संतोष और शांति का अनुभव करता है। इस अनुभव से बालक का शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने से सहायता मिलती है, और बालक जो ही क्रियाशील होता है वो कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है और वह करके सीखता है। और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए प्रशिक्षुओं से चर्चा के उपरांत जो उत्तर निकलकर सामने आए उनके सहायता से शिक्षा और जो शिक्षक है वो बाल केंद्रित शिक्षा को स्पष्ट करेंगे और यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जा रहा है उसी प्रकार जब आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए तब उनकी सहायता से उनकी रुचियों, उनके स्तर आदि का ध्यान रखते हुए रुचिपूर्वक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ये है क्या, बाल केंद्रित शिक्षण है क्या, तो ये जो इसका मतलब कि जो मुख्य केंद्र होता है वो बालक होता है। बालक के रुचि के अनुसार वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसी के आधार पर हमें शिक्षा देनी चाहिए। वो क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो ये आपका है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आप सभी को याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम ये जानते हैं कि जो बाल केंद्रित है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य जानना भी महत्वपूर्ण है। तो बालक का चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करना, ठीक है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना, आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना, चिंतन मनन जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, सहयोग की भावना विकसित करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, पुनर्वलन तथा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। और शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, यानी कोई भी दंड शारीरिक, जो जैसे कि आप सुने भी होंगे बहुत ज्यादा मारते हैं, कहीं बैठा देते हैं, कहीं लटका देते हैं, तो ये जो आपका बाल केंद्रित शिक्षण नवीन विधा है इसमें ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसका बहिष्कृत किया जाता है और पेशर सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना और प्रशिक्षुओं को बालकों के सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट्स है, आपको इसमें से आई थिंक 3 से 4 तो याद ही हो जाएंगे और बहुत ईजी है और आप अपने आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका उद्देश्य भी लिख सकते हो। ठीक है, वो स्वयं करके सीखता है, उसकी जो चिंतन मनन जिज्ञासा होती है, इसकी प्रवृत्तियों का विकास होता है, प्लस वो स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षण न होकर जो शिक्षक है वो अपना ही मतलब कि कहे हाँ ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो जो बालक की रुचि होती है वो उब जाते हैं, उस पढ़ाई से उब जाते हैं। लेकिन जब उनके अनुसार, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो शिक्षक होते हैं वो पूछते भी हैं कि आप लोग आज क्या पढ़ना चाहते हो, तो उसी के अनुसार वो जो शिक्षक है वो पढ़ाता भी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उस बच्चे का जो डर होता है वो दूर हो जाता है और उसमें जब डर नहीं रहेगा तो बहुत ही आसानी के साथ उसके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो बहुत ही आसानी के साथ पूछ सकता है। ठीक है, मतलब वो डरेगा नहीं और वो कुछ भी कोई भी वर्क या पढ़ने में हमेशा अगर वो गलती भी करता है तो उसको डर नहीं रहेगा कि हाँ मेरी अगर ये गलती हो जाती है तो मुझे शारीरिक दंड दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं जो बाल केंद्रित शिक्षण है इसमें शारीरिक दंड को बिल्कुल ही बहिष्कृत किया जाता है, तो ये इसमें उद्देश्य याद करने की जरूरत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जाना कि बाल केंद्रित शिक्षण का इसका अवधारणा क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने उद्देश्य बहुत ही अच्छे से आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि समूह चर्चा के उपरांत
शिक्षार्थियों से यह जानने का प्रयास करें कि कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है, यदि अच्छी है तो क्यों। इस पर निम्न प्रकार के बिंदु निकल कर आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है तो, और बाल केंद्रित शिक्षा, ये आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या डिफरेंट है, मतलब कि दोनों में बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या डिफरेंट है। तो अगर आपको मालूम रहेगा तो बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। सबसे पहला तो जो आपका पॉइंट है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, इसमें जो केंद्र होता है वो कौन होता है, शिक्षक होता है, यानी वो अपने अनुसार कुछ भी वो पढ़ाएंगे। उसी प्रकार हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है वो बच्चों पे आधारित होता है, स्टूडेंट्स पे आधारित होता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी क्या रुचि है। ठीक है, बात करें कि शिक्षक का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है, तो 100% ये तो बात सही है कि जब शिक्षक पे आधारित है, वो जो चाहेगा वही पढ़ाएगा, तो उसका ही जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको मानना होता है। ठीक है, बात करें कि बालक की बाल केंद्रित की, तो बालक इसमें स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक का इस पे कोई भी निर्देश नहीं होता है। बात करें अगर हम शिक्षक केंद्रित शिक्षक की, तो शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण, यानी जो वो कुछ भी मतलब शिक्षक पढ़ाते हैं तो शिक्षक तो मार्गदर्शन देता है, ये साथ में निरीक्षण भी करता है। ठीक है, तो इसमें तो एक बात ये अच्छी लगती है ना। अगर बात करें कि बाल केंद्रित शिक्षा में, तो वो स्वतंत्र होते हैं और सहयोगी द्वारा, ठीक है, सहयोगी द्वारा विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें निष्क्रिय भाव से अधिगम सीखना, ठीक है, यानी अगर आपने देखा भी होगा, अगर शिक्षक है और सामने से आके उसको बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रहता है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स को देखे भी होंगे, वो आते हैं अपना बुक लेकर और ना ही उनसे बात करते हैं, या ना कुछ भी नहीं करते, अपना बुक खोलते हैं, बस पूछते हैं कहाँ तक हुआ है और लिखवा के पढ़ा के वो चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि केवल टीचर सक्रिय रहता है, ना कि बच्चा। जो आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षक होता है, शिक्षा होता है, इस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, केवल लिखते हैं, ना ही समझते हैं ना कुछ, बस लिखते रहते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें बाल केंद्रित शिक्षक में, तो जो ये होता है, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो सक्रिय रूप से भागीदारी होती है, क्योंकि उन्हीं के रुचि के आधार पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब उन्हीं के रुचि के आधार पर पढ़ाया जाएगा तो फिर 100% बात है ना कि वो एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। अब देखिए अगला है कि चार दीवारी के अंदर अधिगम, यानी एक ही रूम में सीखना होता है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। अगर बात करें बाल केंद्रित शिक्षक में, तो आप इसके बाहर भी सीख सकते हो। अगर कुछ प्रयोग हमने अभी शुरू में ही पढ़ा, करके सीखना, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि उसी रूम में ही सीखेंगे। ठीक है, यानी चार दीवारी के बाहर भी वो सीख सकते हैं। अगला देखिए कि प्रदत्त के रूप में ज्ञान, यानी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, यानी इसमें जो आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, बालक होते हैं, केवल शिक्षक के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, अपना कुछ भी वो उसमें अपना अनुभव शेयर नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन जो आपका बाल केंद्रित शिक्षक होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है, इसमें ज्ञान निर्मित होता है, क्योंकि वो करके सीखते हैं, है ना। अब बात करें अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, तो जो आपका शिक्षक, क्योंकि अनुशासन तो रहेगा ही। बात करें अगर बाल केंद्रित शिक्षा का, तो बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल, ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे लोगों का अनुशासन, सभी लोग एक अनुशासन में रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें रेखिक अनुभव होता है और उसमें बहुविध अनुभव होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है, बहुत विधि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में डिफरेंट, और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो भी गया होगा। और फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब बात करें कि बाल केंद्रित शिक्षा में, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या किस तरीके से होता है, तो शिक्षक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, है ना, और बच्चों को सिखाने में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ज्ञान देते हैं। बार बार अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। बच्चों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। बच्चों को उचित नाम से संबोधित करते हैं।
ठीक है, और शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतियों से अधिक अवसर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, जो कि बहुत ही अच्छा है ना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि संपूर्ण कक्षा को 2 भागों में बांटकर एक समूह को बाल केंद्रित तथा दूसरे को समूह को शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर नाटक का मंचन करवाए तथा उस पर चर्चा करें कि आपको कौन सी अधिक प्रभावशाली लगी। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको बाल केंद्रित अच्छा लगता है या फिर शिक्षक केंद्रित। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही अच्छा होता है। आप भी अपना राय दे सकते हो। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, यानी इसमें जो बालक होता है वो प्रधान शिक्षण होता है, सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण होता है, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा, स्वयं करके सीखने पर बल। ठीक है, तो अभी जस्ट जो हमने शुरू में केवल आप अवधारणा को समझ लोगे तो आप महत्व हो गया, उद्देश्य हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, आप इसके बारे में बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो फ्रेंड्स। अब देख सकते हो कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो हमने जैसे कि अभी देखा था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में हेल्प करता है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है तो शिक्षक के सामने बालक होता है और विषय वस्तु होती है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसे भविष्य में समाज का योग्य और सृजनशील नागरिक बनाने का काम करता है। चूंकि बालक को शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बनाया है, इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अपने विषय के साथ साथ वह बच्चे को भली भांति जाने, है ना, जिससे शिक्षित करना है। यह कहना पूर्णतः सत्य है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी लाइन है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। और बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मालिक के सदृश, यानी जो आपका शिक्षण में जो शिक्षक होता है वो माली के सदृश पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। और शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। ठीक है, अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण एवं बाल केंद्रित उपागम भेद, यानी बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है और इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। और पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धतियां बच्चों के अनुकूल रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि बाल केंद्रित उपागम। ठीक है, तो बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया गया है, शिक्षक को नहीं। ठीक है, यह शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करने की एक तर्कपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, जैसे कि आपका उपागम में बाल केंद्रित शिक्षण के सभी पक्षों एवं अंगों का समावेश रहता है, छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु, शैक्षणिक सामग्री, तो इसमें सभी चले आते हैं, क्योंकि शिक्षक का भी रहना जरूरी है। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनका मार्गदर्शन कौन करता है? शिक्षक करता है। उनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उनका हेल्प कौन करता है? शिक्षक करता है। ठीक है, तो ये जो आपका बाल केंद्रित शिक्षक है बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ध्यान पॉइंट्स है कि शिक्षक की पूर्व तैयारी, शिक्षक के पूर्व पाठ योजना बनाना, उद्देश्य की जानकारी, संप्रेषण विधि की जानकारी, शिक्षक में बच्चों को सक्रिय भागीदारी, सीखने का पर्याप्त अवसर देना, प्रयोग पर बल, रुचिपूर्ण शिक्षा देना, समय समय पर पुनर्वलन शब्दों का प्रयोग करना और आत्मविश्वास को बढ़ाना। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका गतिविधि स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या है,
बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में डिफरेंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।